नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 17 साल की उम्र में आदमी को क्या करना चाहिए तो क्या जवाब हो सकता है आपका? 17 साल की उम्र में आदमी उन्मुक्त रहता है, उन्माद में रहता है, हंसी खुशी रहता है, या हो सकता है विपरीत परिस्थितियां हों तो डिप्रेशन में रहे, एग्रेसिव हो जाए, वायलेंट हो जाए, गुस्से में रहे, तनाव में रहे, किसी से बात ना करे। दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन 17 साल की उम्र में कोई बालक किसी अपने सहपाठी का खून कर दे तो ये आपकी और मेरी कल्पना से परे की चीज है। लेकिन ऐसा हुआ है। सन 1998 में हुआ। चरणजीत ने अपने एक सहपाठी, जिसकी उम्र, चरणजीत की उम्र 17 वर्ष थी जिस समय उसने अपने एक सहपाठी का खून किया, और खासतौर से दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसा स्कूल जिसमें वो पढ़ते थे। हैरानी की बात है, अदालत ने चरणजीत को उम्र कैद की सजा दी है। खबर सब अखबारों में छपी है, लेकिन खबर पढ़ने के बाद आपके और मेरे मन में कई सवाल उठे होंगे कि चरणजीत ने अपने सहपाठी का खून क्यों किया, क्या परिस्थितियां थीं, और इस दायरे से बाहर भी निकल कर के आए। तो ये सोचने का मन करता है कि हमारा समाज हमको क्या पढ़ा रहा है, बच्चों को क्या पढ़ा रहा है, बच्चों से कैसे संवाद स्थापित कर रहा है। क्या हम दिन में कभी अपने बच्चों से ये बात पूछते हैं कि दिन में उन्होंने क्या किया, स्कूल में क्या पढ़ाया, उसके मास्टर से क्या बात हुई, उसकी मां से क्या बात हुई, पड़ोसियों से क्या बात हुई, सहपाठियों से क्या बात हुई। तमाम तरह के सवाल हैं। संवादहीनता और आपस में बहुत ज्यादा बिजी रहने, और या मेटेरियलिज्म का, टेलीविजन का, मैगजीन्स का, या संचार के इस युग में इस तरह की घटना आपस में एक दूसरे को झकझोर देती है। इन सवालों के ताने बाने में हम इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं आपका परिचय करा दूं, डॉक्टर मधुमती सिंह हैं जो कि मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर मधुमती, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में कानून के जानकार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, केटीएस तुलसी जी। तुलसी जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम डॉक्टर मधुमती इस केस की दावपेच में न जाके, केस तो मैंने बताया कि चरणजीत डीपीएस में पढ़ता था, उसका एक सहपाठी था, और 17 साल की उम्र में किसी बात की तनातनी पे उन्होंने अलग बस से उतार करके उसका मर्डर किया। उसको भी एनालाइज करेंगे तुलसी साहब के साथ। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने तो शुरुआत में ही सारे फैक्टर्स बता दिए कि किस वजह से एक सामाजिक लेवल पर, एक पर्सनल लेवल पर ये सब डेवलपमेंट हो रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी पेरेंटिंग मॉडल, मतलब जो माँ बाप एक डायरेक्शन देते हैं बच्चों को, और वो डायरेक्शन अनकॉन्शियसली होता है। बहुत हद तक पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, हम तो बच्चे को बेस्ट स्कूल में हम लोगों ने डाला हुआ है, नहीं हमें मालूम है ट्यूशन बहुत अच्छी है, इसके ये सोचते हैं ये पेरेंटिंग डायरेक्शन है। लेकिन पेरेंटिंग डायरेक्शन होता है वो खुद क्या है, क्योंकि वही चीज बच्चा अपनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोल मॉडलिंग। और वो चीज शुरू हो जाती है जब बच्चा बहुत छोटा होता है और पेरेंट्स समझते हैं कि अभी उसकी समझ नहीं बनी है, तो शुरुआत वहां से हम लोग करते हैं। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। सेकेंड चीज, ये वायलेंस, एक अग्रेसिव सोसाइटी। तो हम हर टॉपिक जब भी हम यहाँ आते हैं तो घटना चक्र में ये एक सामाजिक इशू अक्सर ब्रिंग अप किया जाता है कि ओवरऑल द एंटायर यूनिवर्स इज गेटिंग मोर एंड मोर वायलेंट। और वायलेंस एक तरीके का पावर समझा जाता है। आप वायलेंट हो और उसको वायलेट कर सकते हो, एक रूल को, या एक, जैसे अभी आई थिंक वील टॉक अबाउट द लीगल फैक्टर्स, जहां पर लीगैलिटी को हम वायलेट कर सकते हैं, हम उसको एक पावर सीट मानते हैं, और उसको जितना हम उसके साथ खेल कर सकें वो हमारे लिए एक तरीके की विक्ट्री है, विच इज वेयर द सोसाइटी इज रियली लीडिंग टू। सो हियर माई पॉइंट इज कि बच्चों पर जो इफेक्ट होता है वो तो सामाजिक तौर पे हो ही रहा है, लेकिन समाज बच्चे का अपने परिवार से शुरू होता है। वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल पेरेंट्स का होता है, और उसमें एक तरीके की एग्जाम्पल आप क्या सेट करते हैं वो बहुत जरूरी है। जी तुलसी जी, जब अखबार में आज सबने खबर पढ़ी होगी तो एक सबके, मुझे कई लोगों के फोन भी आए कि 17 साल की उम्र में माननीय न्यायाधीश को उम्र कैद की सजा, क्या ये वाजिब है आपके हिसाब से? दो सवाल हैं, वाजिब है या कानूनी तौर से परमिसिबल है।
सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि भाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नीचे ये ट्रायल ही इलीगल है या ट्रायल जो सेंटेंस सजा सुनाई गई है वो भी इलीगल है। जहां तक इलीगल का सवाल है, जो हमें बताया गया है अखबारों के माध्यम से, वो तो ये है कि जिस दिन जुर्म हुआ उस दिन मुलजिम की उम्र 17 साल थी। 17 थी, 16.5 थी, 17.5 थी, जो भी थी 16 से ज्यादा थी। अगर उम्र जुर्म करने के दिन भी 16 से अधिक थी, फिर तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बीच में बाधा नहीं बनता। तो ट्रायल वाजिब है। जो कचहरी ने उसकी सारी प्रोसीडिंग्स की हैं वो लीगल हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि सजा वाजिब है कि नहीं। सजा, अगर ट्रायल कानूनी तौर पे सही है तो सजा के लिए ये देखा जाएगा कि किस परिस्थिति में जुर्म किया गया, प्रोवोकेशन क्या थी। कहते हैं कि स्कूल में कुछ बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया था जो इसके दिमाग में बैठा हुआ था। तो उसके बाद इसने सोचा कि क्या करना है। तो ये कूल, कैलकुलेटेड, डिलिबरेटेड, प्रीमेडिटेटेड इंसिडेंट है। स्कूल से चल के अंधेरिया मोड़ तक बस ने कम से कम आधा घंटा लिया होगा, अगर ज्यादा नहीं तो आधा घंटा काफी समय है। इन्होंने अपने दिमाग में प्लान बनाया कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो कूल, कैलकुलेटेड, डिलिबरेटेड, प्रीमेडिटेटेड एक्ट है। फिर दूसरा यह है कि किस तरीके से अपने ही दोस्त का खून किया गया। उसको बस से निकाल के अकेली जगह में ले जाया गया और वहां पे पत्थर से उसका सर कुचला गया, बार बार कुचला गया। तो सजा के लिए ये दोनों पहलू जज ने नजर में रखने होते हैं। तो दोनों पहलू को देखते हुए सजा सही लगती है। नहीं, वो बिल्कुल देखिए, कानूनी दाव पेच में ना जाए हम लोग। एक तो 17 साल उम्र, अभी जो डिसीजन आया है तो उस तक 19-20 साल का नौजवान है। 14 साल उम्र कैद रहेगी तो 14 साल तो बिताने ही पड़ेंगे, तो 34 साल की उम्र में वो जेल से बाहर आएगा। तो एक पूरी युवक का या एक बच्चे का जिस टाइम मर्डर किया उसने, उसमें पूरा जवानी जो है उसकी जेल में गुजरेगी। तो सवाल ये उठता है कानून में जब बात करते हैं कि लॉ इज फॉर व्हाट, टू पनिश और रिफॉर्म और टू एडमोनिश। लॉ इज ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी। बाकी लोगों को ऐसी ही दुर्घटना का सामना ना करना पड़े, उसके लिए बाकी समाज को बचाना पड़ेगा। ऐसा हॉट ब्लडेड नौजवान जिसका इतना गर्म है खून कि अपने ही दोस्त के ऊपर वो पत्थर। 16 साल की क्या उम्र होती है तुलसी जी? 16 साल की उम्र में तो आजकल स्टेफी ग्राफ विंबलडन चैंपियन बन गए थे। नहीं, वो ठीक है। देखिए, स्टेफी ग्राफ की तुलना नहीं करिए, हिंदुस्तान की परिस्थितियां बिल्कुल दूसरी हैं। नहीं, हिंदुस्तान में भी जो 16 साल की उम्र है उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ इज एट इट्स पीक। नो, बट मेंटल मेच्योरिटी। मेरा जो स्ट्रेस है 16 साल की उम्र से जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरी मुराद है कि चीजों के प्रॉस एंड कॉन्स एनालाइज करने की क्षमता 16 साल की उम्र में, जिससे आप अपेक्षा करते हैं कि क्या कोई बच्चा 16 साल की उम्र में ये कल्पना करेगा कि मैं इसको मार दूंगा तो मुझे 14 साल जिंदगी के जेल में गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि ही इज नॉट अवेयर अबाउट द लॉ, ही इज नॉट अवेयर अबाउट द जस्टिस। अगर किसी हीट ऑफ द मोमेंट में कोई एक्ट किया जाए तो मान सकते हैं कि ये गर्मजोशी में कोई हादसा हो गया, मगर जब आधे घंटे का से ज्यादा समय आपको सोचने के लिए मिल जाए, ठंडा होने के लिए मिल जाए। कानूनी दृष्टि से बात कर रहे हैं। मैं आपको एक पिता के रूप में और एक अभिभावक के रूप में पूछ रहा हूं कि आपको नहीं लगता कि एक बच्चा 16 साल का, क्योंकि मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज,
दैट इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। बहुत नौजवान भारत की जेलों में बैठे हैं जी, ऐसी परिस्थितियों में जिनको सजा सुनाई गई, 14 साल में जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, मगर 14 साल कानून में जरूरी हैं किसी का दिमाग ठंडा करने के लिए। नहीं, आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल आप जेल में सब फैसिलिटीज हैं, ये बच्चा आगे पढ़ सकता है, मेडिसिन पढ़ सकता है, इंजीनियरिंग पढ़ सकता है, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेल में इतने काबिल होकर निकले हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। तो ये बात नहीं कि भारत की जेल में कोई सड़ रहा है, कोई गल रहा है। भारत की जेल सब फैसिलिटीज इनको जो बाहर नहीं भी उपलब्ध हैं वो भी प्रोवाइड करती है। मधुमती जी, चलिए, तुलसी जी तो अभी कानून की किताब में है, अभी निकाल के लाएंगे तुलसी जी को, क्योंकि कानून का अपना एक वो है दायरा। लेकिन मैं आपसे एक दूसरा सवाल करता हूं कि 16 साल की उम्र में जब बच्चा इस तरह का डिसीजन लेता है और गुस्से में रहता है, 17 साल में कॉन्टिन्यूअस गुस्सा है, तो ये जो चाइल्ड रेज है, चाइल्ड रेज का क्या कारण रहता है? क्या मतलब आपको लगता है कि लगातार उस बच्चे ने, जो तुलसी जी बता रहे, वो आधा घंटा, सिर्फ वो आधा घंटा नहीं है, वो लगातार 2 दिन से सोच रहा होगा कि मुझको कैसे इससे बदला लेना है। और बच्चों में तो अक्सर होता है, तो क्लासेस में, कैंपसेस में, हॉस्टल्स में, सब जगह होता है, और गुस्से में रहते हैं बच्चे। कब होता है? त्यागी जी, 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये निकल के आया जो मैं आपसे थोड़ा सा वाकिफ, मतलब आई डोंट अग्री विद यू, इज द वन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि 16 साल का बच्चा एक एक्शन और उसका कॉन्सिक्वेंसेस को एक साथ कनेक्ट करके ना देख पाए, हम उसको एक तरीके की डिल्यूजन्स बोलते हैं, साइकोलॉजिकल डिल्यूजन्स, विच मीन्स कि आपको रियलिटी से वाकिफ नहीं है आप। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि 16 साल का बच्चा, तो देखिए आप अगर आप क्राइम डॉक्टर मधुमती 40 या 45 साल होने के बाद आप ये बात करें तो मुझे समझ में आती है। वाकई नहीं, that's where the difference lies. No, आप ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि 16 साल के बच्चे को सब चीजें मालूम होती है। नहीं त्यागी जी, सब चीज नहीं, मैं एक मोटी मोटी कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रही हूँ। उसको ये तो मालूम हो सकता है गलत और सही में क्या अंतर है। नो, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसको ये नहीं मालूम हो सकता कि कानून की दाव पेच क्या है, मुझको 14 साल जेल में बिताने पड़ेंगे, मैं ये गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। उसको देखिए, जवानी अंधी होती नहीं है। यहाँ पे आपने अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ा है तो चरणजीत वाज डायग्नोज, नॉट डायग्नोज्ड इन मेडिकल टर्म्स, बट ही हैड बिन बुली। ओपनिंग सेंटेंस ही ये था। इसका मतलब कि कहीं पर ये एक आइडेंटिफाइबल बिहेवियरल डिसऑर्डर था, जो कि हम बुली के नाम पे बोलते हैं। इट इज अ बिहेवियरल डिसऑर्डर, इट इज नॉट टेकन एज कि वो गर्म खून है और जवानी का जोश है। नो, जवानी का जोश और गर्म खून को अगर हम एक नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं तो हम सबके लिए बोल रहे हैं कि हाँ, यही एक डेवलपमेंटल तरीका है। दैट्स नॉट ट्रू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, नॉट ऑल चिल्ड्रन आर बुलीज। पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट ये है, मेरा तो दिमाग इस तरफ भी जा रहा है कि जब बुली आइडेंटिफाइड था तो आर्मी पब्लिक जैसा स्कूल, जो एक बहुत ही वेल रिप्यूटेड स्कूल है दिल्ली का, उन्होंने एक तरीके का पैटर्न देखा होगा बच्चे का, एक बिहेवियरल पैटर्न देखा होगा, जिसमें कि कहाँ बात जो आप कहें ना उत्तेजित, कोई देयर वाज नो वेरी सिवियर प्रोवोकेटिंग action which took place. There was just something like the person who died just went and complained to his brother. अपने भाई को उसने शिकायत की कि ये मुझे धमकी दे रहा है मारने की। ऐसा स्कूल्स में कॉमन होता है ना, लेकिन हर एक चरणजीत नहीं होता है। कहीं अदरवाइज अगर कॉमन होता तो हम बोलते हैं अच्छा ये कॉमन है तो उसने मार दिया, तो क्या उसने किया। बट हियर लाइज द बिग गैप बिटवीन जो एक्सेप्टेबल है एक सोसाइटी के दायरे में और जो ग्रोसली अनएक्सेप्टेबल है। So Charanjit has a problem with accepting reality, irrespective. 16 years is a very good age. मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि 16 साल के बच्चे की आज की ओरिएंटेशन, हम ये नहीं कह रहे 50-100 साल पहले, 50 दायरा हमारा तब दुनिया का बहुत छोटा था। अब बच्चा हर चीज से वाकिफ है, उसको क्या डिसीजंस लेने हैं लाइफ में, क्या रूल्स हैं, क्या रूल्स नहीं है, किन चीजों पे वो मैनिपुलेट कर सकता है, जो आप जैसे कह रहे हैं मैनिपुलेशन है विद इन अ रेंज, बट देयर लाइज द प्रॉब्लम। Charanjit he seems to be having a behavioral problem which is not looked into. चलिए हम लोग लौट करके आते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर, लेकिन एक गलती के लिए मैं माफी चाह रहा हूं। मैंने दिल्ली
स्कूल का नाम बोला था। स्कूल का नाम आर्मी पब्लिक स्कूल है। हम लोग लौट करके आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा समाज जा किस तरफ रहा है, आखिर ये हो क्यों रहा है। इसका सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है एक छोटे से ब्रेक के बाद। Step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. इस उम्र में भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित थे। मेरी तरह आप भी दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो एमडीएच दंत मंजन करना ना भूलें। अब एमडीएच का नया राजमा मसाला, सिर्फ नमक, प्याज, टमाटर मिलाया और हर बार जबरदस्त राजमा तैयार। छोड़ूंगा नहीं। एमडीएच राजमा मसाला। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चरणजीत, जो 17 साल का नौजवान था जिसने अपने एक सहपाठी की हत्या कर दी, उनके कारणों की तलाश कर रहे हैं। और कारण क्या है, इस बात को बताने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर मधुमती सिंह और केटीएस तुलसी जी। तुलसी जी, एक बार कानून के दायरे से हम बाहर भी निकले, या कानून पे आप सबसे पहले और कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं जो 2-3 बातें कानून के बारे में है, मैं माननीय न्यायाधीश की अदालत में ले जाना चाहता हूं आपको। जब ये केस चल रहा होगा और सारे तथ्य उनके सामने आए होंगे, तो कहीं ना कहीं जहनियत में ये सवाल नहीं आया होगा उनके मन में कि ये इतना इस उम्र का नौजवान, अगर मैं इसको जेल भेजूंगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? क्योंकि अदालत का काम निश्चित रूप से तथ्यों के आधार पर तो जरूर आए होंगे। हाँ, क्योंकि न्यायाधीश भी तो पिता हैं और उनको भी ये सारे कानूनी पहलू और सामाजिक पहलू देखने हैं, तभी उन्होंने जो एप्रोप्रिएट सेंटेंस है वही अवार्ड की जाएगी। एक मिनट तुलसी जी, मीनाल दुबे हिंदुस्तान टाइम्स के कॉरेस्पोंडेंट लाइन पे। मीनाल, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। मीनाल, आज आपकी खबर हमने देखी हिंदुस्तान टाइम्स में, हम उसी पे प्रोग्राम भी कर रहे हैं क्योंकि पूरे देश इस बारे में चिंतित है। आप हमको बताएं कि खास तौर से चरणजीत की फैमिली से क्या कोई आपकी बात हुई? देखिए, चरणजीत की फैमिली से तो अनफॉर्चुनेटली मेरी बात हो नहीं पाई, बट जो विक्टिम से मैंने बात की है और उनका यही रिएक्शन था कि ऑब्वियसली अपसेट तो थे काफी, पर यही रिएक्शन था कि ये जो जजमेंट है काफी फेयर हुई है और इससे एक लेसन जाना चाहिए जुडिशरी में भी और अदरवाइज कंट्री में भी, कि लॉ है और कहीं ना कहीं जस्टिस तो मिलता है। हालांकि 4 साल उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहा है इस सब से जूझना, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें लगा है कि कुछ उनके फेवर में हुआ है। जी नहीं, फेवर की बात और उसकी बात ना करें हम लोग। मैं आपसे एक और सवाल करना चाह रहा हूं क्योंकि आपकी रिपोर्ट में चरणजीत सिंह की फैमिली से क्या आज बात हुई है आपकी? जी, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली। क्या वो बात करने को इच्छुक है या नहीं? मेरे ख्याल से बात करने के लिए तो इच्छुक होंगे। एक्चुअली हमने बहुत कोशिश की उन्हें कांटेक्ट करने की, लेकिन बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल हिचेस हो नहीं पाया। अच्छा, एक बात और बताएं, आपका एज ए रिपोर्टर क्या फील है इस पूरे केस में? ये जो जजमेंट आया है, क्या उम्र कैद की सजा चरणजीत को मिलनी चाहिए थी या इससे कम सजा में काम चल सकता था? जी देखिए, अगर आप सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करें जी, अगर आप लॉ भी देखें थोड़ा, लॉ में ये साफ साफ बात कही गई है कि अगर कोई भी बच्चा, अगर आप जुवेनाइल के हिसाब से देखें, हालांकि उस टाइम ये जुवेनाइल नहीं कहा जा सकता था, अगर आप एक जुवेनाइल के हिसाब से देखें, अगर किसी में भी कुछ क्रिमिनल इंटेंशन है कि मुझे कोई प्री मेडिटेट करता है कोई ग्रीवियस क्राइम को या किसी मर्डर को, अगर वो इंटेंशन है तो आप कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं।
तो ये ऑप्शन बिल्कुल था जज के सामने, जो कि काफी उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया और ये एक्सरसाइज किया और काफी लैंडमार्क जजमेंट रही है ये। आज क्या कुछ स्कूल्स के प्रिंसिपल्स या बच्चों से कुछ बात हुई आपकी, जो इस स्टोरी पे कुछ प्रतिक्रिया पता चली आपको? कि जनरली इधर उधर बात तो काफी हुई है, स्कूल्स में तो ऐसे बात नहीं की, लेकिन बच्चों का जो रिएक्शन वगैरह हुआ है, काफी फॉलो अप वगैरह किया है। ये जो स्कूल में बुलीज वगैरह की प्रॉब्लम है और एक छोटी सी बिग थिंग, इट इज बेसिकली सोशल कमेंट एंड काफी हद तक मेरे ख्याल से अब पीपल थोड़ा सीरियसली इस बात को लेंगे और इस तरह की प्रॉब्लम्स को हमारे देश में ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता और छोटे लेवल पे दबा दिया जाता है जी। तो जुवेनाइल्स के बारे में भी अब थोड़ा लॉ भी हमारा काफी चेंज हुआ है, तो काफी अब इस जजमेंट से फर्क काफी पड़ेगा, काफी परसेप्शन चेंज होंगे। जी मिसेस दुबे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और हमको जानकारी दी। मधुमती, आप हमको ये बताएं कि तुलसी जी से बात कर रहा था मैं, तुलसी जी आप बता रहे थे, मैं जज की मानसिकता की बात कर रहा था, क्योंकि इस पूरे केस को सोशल एंगल से अगर हम देख रहे हैं, मेरा नजरिया बिल्कुल दूसरा है, मैं आपको बताऊं, हो सकता है यू कैन करेक्ट मी ऑल्सो, कि जब जज एक निर्णय दे रहा, क्योंकि एक व्यक्ति को फांसी देने के साथ उसका पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है, होल फैमिली, उसके हो सकता है छोटे भाई भी हों, उससे बड़े भाई भी हों, और जब आप ये निर्णय दे रहे हैं एक नौजवान को के बारे में, तो आप उस व्यक्ति को पनिश नहीं कर रहे हैं, उस पूरी फैमिली को पनिश कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे ही तो विक्टिम की भी सारी फैमिली डिस्टर्ब होती है जी। ये एक 20वीं सदी की डेवलपमेंट है सारे वेस्ट में कि समाज और सोशियोलॉजिस्ट और जुडिशरी जो मुल्जिम है उसके अधिकारों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और जो विक्टिम है उसके साथ क्या गुजरी उसको बहुत नजरअंदाज किया जाता है। तो मुल्जिम को इतने अधिकार दे दिए गए हैं संविधान में कि हमेशा ही किसी न किसी अधिकार की उल्लंघना के वजह से वो छूट जाता है। नहीं, मैं चरणजीत की कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं पता क्या जानने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चरणजीत एक गौण केस है मेरे लिए, चरणजीत को तो सजा हो गई है, चरणजीत एक रोल मॉडल के रूप में मैं देख रहा हूं, क्योंकि चरणजीत तो इस देश में कई होंगे, आने वाले दिनों में ये घटनाएं रुकेंगी भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में और घटनाएं हो और हो सकता है कभी ना हो, लेकिन क्योंकि चरणजीत एक रोल मॉडल है, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जब अदालत का मानस है, कानून का मानस है, परिवार का मानस है, टोटल ये सारे फैक्टर हैं, इन सब फैक्टरों में जब सजा दी जाती है तो ये ध्यान तो रखा जाता है कि 14 बरस तो बहुत होते हैं, ये ध्यान रखा जाता है। ये 14 बरस भी पार्लियामेंट ने कानून बदल के, पहले तो 8 साल थे, 10 साल थे, 12 साल थे, 14 मिनिमम एक्चुअल अंडरगॉन होना चाहिए रिमिशन के लिए, अदरवाइज लाइफ तो नेचुरल लाइफ सेंटेंस होता है। और अगर वो अपना बुलिंग बिहेवियर कंटिन्यू करता है जेल में भी, तो ये 14 से 24 भी हो सकते हैं, 34 भी हो सकते हैं। ये एटीट्यूड उसका जेल में क्या बनता है उसको देखा जाएगा और उसके हिसाब से ही रिमिशंस वगैरह का फैसला किया जाएगा। मगर आप अगर अमेरिका में और भी देखें जो टेंडेंसीज। जी एक व्यूअर का फोन है लाइन पे, जरा उसको सुनते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार। कौन सा, आप अपना नाम बताएंगे? हाँ मैं अभी, मेरे 2 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। आप मुझे अपना नाम बताएंगे प्लीज? हाँ मेरा नाम ओएन गोयल है। अच्छा गोयल साहब बताएं आपका सवाल। हाँ मेरा पहला क्वेश्चन है जी कि वो लड़का जब बुली एक्ट कर रहा था तो उसके प्रिंसिपल्स को स्कूल को पता था काफी टाइम से, तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? दूसरे लड़का जो विक्टिम है उसके फादर को भी ये बात पता थी, उन्होंने स्कूल में या वैसे कोई एक्शन अपनी तरफ से क्यों नहीं लिया? जबकि इतना रेस्पॉन्सिबल स्कूल था, इतना रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर था, जो फादर भी था। जी थैंक यू साहब। गोयल साहब आपने दोनों पहलुओं की तरफ, हालांकि उन पहलुओं को हम ब्रॉडर रूप में बात करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास ना विक्टिम के फादर हैं ना बुली के फादर हैं, हम दोनों से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इश्यू डिफरेंट है कि पेरेंट्स क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया। जी तुलसी जी आप हमको बता रहे थे वेस्टर्न वर्ल्ड की बात आप कर रहे थे। जी वेस्टर्न वर्ल्ड में
आप अगर देखें तो जुवेनाइल और एडोलेसेंट क्राइम बहुत बढ़ रहा है और बहुत सीरियस क्राइम किया जा रहा है। बहुत केसेस देखने में आते हैं हर साल 3-4 स्कूल में कोई ऑटोमेटिक वेपन्स लेके शूट आउट हो जाती है, कई लोग मर जाते हैं और फिर वो कई लोगों को बंधक बना लेते हैं। तो ये एक ग्रॉसली वायलेंट बिहेवियर जो सोसाइटी का है, उसको देख के उन सोसाइटीज ने भी ऐसे क्राइम्स को किस तरह से डील किया जाए, कैसे रेफॉर्मेशन की जाए ऐसे व्यक्तियों की, तो रेफॉर्मेशन वगैरह कर रही हैं, मगर फिर भी वायलेंट क्राइम यंगर एज में बढ़ रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि वेस्ट में भी जो मुल्जिम है उसके अधिकारों की इतनी प्रोटेक्शन की जाती है कि आज के जमाने में एक गिल्टी व्यक्ति को बच के निकलना बहुत आसान है, मगर एक इनोसेंट आदमी को सजा होना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली गिल्टी आदमी को ही सजा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारतवर्ष में तो 6.4% कन्विक्शन रेट है। जी जी। तो इसलिए हमें ये देखना है कि अगर ऐसे मर्डरर्स को भी सजा नहीं दी जाएगी तो लोगों का जो क्रिमिनल जस्टिस की प्रणाली है वहां से फेथ ही उठ जाएगा, और ये तो क्रिमिनल जस्टिस का मर्डर होगा जी अगर ऐसे विक्टिम्स जिसका साबित हो जाए रोल, उसको भी सजा ना दी जाए। जी तुलसी जी, हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की, और ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे, जो कि गोयल साहब ने सवाल खड़ा किया है कि माँ बाप का इस तरह के मौकों पर और इस तरह की वारदातों में क्या रोल होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. मैं हूँ पेट्रो अंकल। मैं ही ऊर्जा और मैं जिंगल। करते हम बूंद बूंद की बात, चलते लेकर सबको साथ। दुनिया है हमारी दीवानी, रेडियो पर सुनो हमारी कहानी। कैसी कहानी? सुनो अबून, ऊर्जा के जो भी है सहारे, हमको है प्राणों से प्यारे, यही तो है बूंद बूंद की बात। 37 रेडियो स्टेशनों पर 5 भाषाओं में प्रसारित पीसीआरए का संरक्षण अभियान। सुनते सुनते जीतो इनाम, बूंद बूंद की बात। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं अपने ऑयली बालों के लिए ऑयली बालों वाला शैम्पू यूज करती थी, और शादी के बाद इनके ड्राई बालों के लिए एक अलग शैम्पू खरीदती थी। शीना के बाल लंबे हों इसके लिए एक और शैम्पू। तंग आ गई थी हर बार के अलग अलग शैम्पू से। फिर मैंने पाया सिम्को एक्स्ट्रा केयर हर्बल शैम्पू। इसमें है आंवला, रीठा और शिकाकाई का उचित मिश्रण, जो देता है आपके बालों को संपूर्ण सुरक्षा और भरपूर पोषण। सिम्को एक्स्ट्रा केयर हर्बल शैम्पू, एक्स्ट्रा हर्ब्स, एक्स्ट्रा रिजल्ट्स। Rex Remedies Private Limited, Delhi, a trusted name in the world of Unani and Ayurvedic medicine. Quality with commitment. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बचपन में हिंसा, इस विषय पर बातचीत हो रही है। बातचीत के इस दौर में हमारे साथ हैं केटीएस तुलसी जी और डॉक्टर मधुमती सिंह। डॉक्टर मधुमती, गोयल साहब ने बड़ा पर्टिनेंट सवाल उठाया कि माँ बाप के बुली के फादर पेरेंट्स को भी मालूम था कि बच्चा बुली है, प्रिंसिपल को भी मालूम था और विक्टिम के फादर को भी मालूम था, उसके बावजूद ये हिंसा हो गई। इसका मतलब तीनों लोग शामिल हैं, स्कूल का मैनेजमेंट भी, लड़के का बाप भी, और दूसरा जो जिस बच्चे की डेथ हुई है उसकी भी। तो सवाल ये उठता पेरेंटिंग, एंड खासतौर से स्कूल्स में पेरेंट टीचर्स एसोसिएशंस हैं। हालांकि लोग उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, हर महीने मीटिंग होती है, लेकिन जो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं उस पेरेंट टीचर एसोसिएशन की मीटिंग में 10% पेरेंट्स जाते हैं
देयर इज वेरी पुअर अटेंडेंस इन ऑल स्कूल्स। मैं आपको सबकी बता रहा हूँ। मतलब प्रिंसिपल्स जनरली शिकायत करते हैं कि साहब पेरेंट टीचर्स की एसोसिएशन की मीटिंग का पर्पज ही है कि आप टीचर्स से इंटरेक्ट करें, अपने बच्चे के बारे में पूछें, लेकिन दैट इज नेग्लिजिबल। आप मुझे बताएं। ठीक बात है, बिल्कुल। पेरेंट्स कहते हैं टीचर्स की जिम्मेदारी है, टीचर्स कहते हैं पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, और दोनों ही एक दूसरे को अवॉइड करना चाहते हैं, जिससे कि 10% का परसेंटेज दिखता है जी। और वही चीज इस केस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि टीचर्स जिन्होंने कहीं ना कहीं चरणजीत का एक तरीके का जुवेनाइल डिलिंक्वेंट बिहेवियर देखा हो, विच मीन्स बुलिंग बिहेवियर, वो उसका रोकथाम क्यों नहीं किया गया एट द स्कूल लेवल, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि पेरेंट्स का बच्चे का जो व्यवहार है वो रोजमर्रा के जिंदगी में दिखता है, रोजमर्रा के बिहेवियर में दिखता है, और खास तौर से 16 साल तक तो हर साल बिहेवियर बदलता है बच्चे का। डॉक्टर मधुमती, बदलता, यू वोंट से बदलता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में अगर कोई ड्रास्टिक चेंज आ रहा है तो उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे जो सडनली ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, ड्रग्स शुरुआत होती है सिर्फ एक बड़ा माइल्ड ग्रास से, या टेकिंग वेरी माइल्ड काइंड ऑफ थिंग्स, तो वहां पे धीरे धीरे बिहेवियरल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वो एक चेंज आया, किसी तरीके के चेंज जो पेरेंट्स को देखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बोला कि पेरेंट्स जो घर में होने चाहिए, उनका सुपरविजन और उनकी एक अंडरस्टैंडिंग कि बच्चे का बिहेवियर इनटॉलरेबल है या टॉलरेबल है। बहुत बार हम लोग एज पेरेंट्स नजरअंदाज करते रहते हैं। क्योंकि बच्चा हमारा ही एक प्रतिबिंब है। वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट दिस चाइल्ड जो मेरी कोख से जन्मा है उसका ये व्यवहार हो रहा है, तो हम एक डिनायल स्टेट में रहते हैं, मतलब कि हम नजरअंदाज करते जाते हैं। और ये चीज रिफ्लेक्ट होता है इन सिमिलर सच एग्जाम्पल जहां पर एक बड़ा सीरियस बिहेवियर दिखता है बाद में। तो यहां तक कि अभी जो हम बात कर रहे थे 2 मिनट पहले कि पेरेंट्स का जो रोल है, स्पेशली इन द वेस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट हियर इन इंडिया, जो मॉडल वेस्ट में है वो यहां पर भी अब धीरे धीरे फिल्ट्रेट हो रहा है। और वेस्ट का मॉडल क्या है, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगी कि बच्चा आगे आगे है और पेरेंट्स उसके पीछे पीछे हैं। वो वेस्टर्न मॉडल है जहां पर रस्साकस्सी एक तरीके का एक दायरा, वो चीज बिल्कुल लुप्त है। 911 फोन करके यूएस में बच्चे कॉप्स को बुला लेते हैं। क्योंकि बाप ने हाथ उठाया, सिर्फ दिखाया थप्पड़। तो वो 911 में भी फोकस ये रहता है कि बाप ने यूं क्यों किया। जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो विक्टिम है, ही इज नॉट लुक्ड इनटू। द पर्सन हु इज डूइंग द क्राइम इज अननेसेसरीली प्रोटेक्टेड, जिसकी वजह से एक दायरा जो आपने बोला ना कि क्या वास्तविकता की क्या दायरा है। वास्तविकता का दायरा है कि मैं ये करूंगा तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हो जाएंगे, वो लुप्त होता जा रहा है। इट्स बिकमिंग नो डायमेंशन, देयर इज नो डायमेंशन टू क्राइम। आप तो एक ऐसे स्टेट से आते हैं, पंजाब से, जहाँ फैमिली का कंसंट्रेशन है और आपका सोसाइटी से काफी लंबा इंटरेक्शन भी है। आपको क्या नजर आ रहा है सोसाइटी में, ये जो बदलाव है, वेयर वी आर लैकिंग? एक तो ये है जी कि स्कूल में अगर 50 या 60 बच्चे होंगे तो टीचर के लिए, अध्यापक के लिए हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन पे करने का कोई टाइम नहीं है, उसको समझने का टाइम नहीं है, उसको करेक्ट करने का टाइम नहीं है। तो इसलिए बच्चों की जो रोल मॉडल है टीचर, वो इतना रोल मॉडल नहीं रहा क्योंकि क्लासेस का साइज बहुत बढ़ गया है। दिल्ली में तो साइज 50 से ऊपर ही होंगे एक क्लास में, और तकरीबन 50 तो ही है मिनिमम जी। तो अगर 50 से ऊपर हैं तो ये एक्सपेक्ट करना कि डेविएंट बिहेवियर नोटिस भी करेगा टीचर। मैं अध्यापक भी रहा हूं तो इसलिए बहुत मुश्किल है। तो जो घर में है वो एक तो ये है कि अगर बच्चा बुली है तो माँ या बाप में से, दोनों में से एक तो बुली होगा ही। और घर में क्या एटमॉस्फेयर है, कितना डिस्कॉर्ड है। यू कंसीडर इट इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम? इट इज हेरेडिटरी। ये कुछ ना कुछ तो इनहेरिट किया ही जाता है टेम्परामेंट पेरेंट से। और उसके बाद एनवायरनमेंट जो है फैमिली में, उसमें अगर एक दूसरे को बुली कर रहा है कॉन्स्टेंटली, तो कई बार उसका रिएक्शन होता है बच्चे के मन में। कई बार वो एक पेरेंट को सपोर्ट करने लगता है तो बुलिंग एटीट्यूड अडॉप्ट कर लेता है।
एज हिज ट्रेट। तो इनकी फैमिली में क्या सर्कमस्टेंसेस थे वो सामने आए या नहीं आए इसके बारे में नहीं कह सकते, मगर एक जो ट्रेट है, पर्सनालिटी ट्रेट जो डेवलप होता है, उसमें होम एटमॉस्फेयर का रोल बहुत बड़ा होता है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि उसका डेविएंट बिहेवियर को पेरेंट्स हमेशा करेक्ट कर सकेंगे, ये हमेशा संभव नहीं है, क्योंकि वो तो प्रमोट कर रहे हैं उसको। पेरेंट्स आर द कॉज ऑफ दैट बिहेवियर। हाउ डू यू एक्सपेक्ट द पेरेंट्स टू करेक्ट दैट बिहेवियर? डॉक्टर मधुमती, मुझको अभी तुलसी जी ने बताया कि बुली जो है, यानी कि वायलेंट नेचर, हिंसात्मक प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, वो आदमी के जीवाणुओं में है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, और वो आदमी उसको इनहेरिट करता है, यानी कि मदर या पेरेंट्स से लेता है। क्या ये वास्तव में ठीक है? कुछ स्टडीज डेफिनेटली वैलिडेट करती हैं इन बातों को, और जेनेटिक फैक्टर तो हम जब एक टेम्परामेंट टाइप की बोलते हैं या पर्सनालिटी टाइप बोलते हैं, उसमें कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें कि जो एक अग्रेसिव वायलेंट डिस्पोजिशंस हैं वो भी आते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो बेसिकली वन ऑफ द पेरेंट हैज अ काइंड ऑफ डिविएंट और अग्रेसिव डिस्पोजिशन। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया कि जो बच्चा बुली होता है वो खुद कभी बुली हुआ होगा, दैट इज हाउ ही हैज लर्नड टू टेक दैट एज अ पावर स्टेटस एंड ऑल्सो अ काइंड ऑफ कैथारसिस कि अब मेरी बारी है। ये एक तीसरा रीजन है कि बुली होता है। और डेफिनेटली पर्सनालिटी टाइप में हम लोग कहते हैं कि जेनेटिक्स का एक अच्छा, एक और बात बताइए, लोग कहते हैं कि फिल्म्स हैं, सॉन्ग्स हैं, मैगजीन्स हैं, क्या बच्चा इनसे पढ़ करके, इनको देख करके भी डेफिनेटली ये सारे प्रभाव, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है, सब चीजों का। ये स्टिमुलाई हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, क्या चीज हम पर कितना प्रभाव देती है ये तो हर एक पर्सन पर डिपेंड करता है, लेकिन इन सब चीजों का इफेक्ट होता है। इफेक्ट का मतलब ये नहीं कि ये प्रिडोमिनेंट इफेक्ट है। प्रिडोमिनेंट इफेक्ट होता है कि आपके परिवार में एक स्थिर वैल्यू सिस्टम है और उस पर सब फैमिली मेंबर्स फॉलो करते हैं। नहीं, बट व्हाट इज द रिसेप्टिव एज? मतलब उस वायलेंट बिहेवियर को रिसेप्टिव एज स्टार्ट्स मच अर्ली, वेरी वेरी अर्ली इन लाइफ। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि कंसेप्शन ऑनवर्ड्स, व्हेन द मोमेंट द चाइल्ड इज इन द वूम्ब, वहां से ही माँ की एक प्रवृत्ति, खुद की एक साइकी सोच या एक माहौल, जोर जोर की आवाजें, शोर शराबा, इन सब चीजों से बच्चे के मस्तिष्क पर असर पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्शन। सो इट्स दैट अर्ली, एज अर्ली एज दैट। इज इट सो? यस इट इज। तो इसका मतलब ये है कि चरणजीत का दोष नहीं है आपके हिसाब से, अगर उसको उस बड़े स्पेक्ट्रम में अगर चरणजीत इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। ही इज अ ऑफशूट ऑफ दीज ABCD फैक्टर्स। तुलसी जी फिर मुझको दोष देंगे कि मैं उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मधुमती सिंह ने कहा कि परिवेश की गलतियों का परिणाम चरणजीत है, और एंड रिजल्ट निश्चित रूप से ही इज कमिटेड आपने बहुत अच्छा क्रॉस एग्जामिन किया है हमें। नहीं लेकिन वो सारे फैक्टर्स को कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए। नहीं, क्योंकि मैं उस पीड़ा को जानने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें कोई 16 बरस का बच्चा जो है, ही इज नॉट बीन ट्रेन्ड, he has not been educated, he has not been motivated to murder that boy, and he does not have that kind of intention, but he was in such a rage, he was in such an anger that he could not control himself. अगर चरणजीत को सजा नहीं होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, तो नो, अगर नहीं, I am not inference is not that. मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमको सबको सोसाइटी में सोचना चाहिए, why he has come on that rage, why 16-year-old boy is doing that mistake. No, it's not only the 16-year boy. What I am saying is, हर एक आदमी जो जुर्म करता है वो किसी ना किसी इनजस्टिस का शिकार है, किसी ना किसी प्रवृत्ति का शिकार है। उसके साथ इतना अन्याय हुआ, जो चोरी करता है, नहीं, उसका तो कल का एग्जाम्पल आपने देखा, हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था, जो कार चोरी करके ले गए, उन्होंने एक स्लिप लिख के लगाई कि हमको माफ कर दीजिए, हम बहुत गरीब हैं, इसलिए कार चुरानी पड़ रही है। तो है। उनको क्यों सजा मिलनी चाहिए?
उनको तो सजा मिलनी चाहिए। उनको बिल्कुल सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो क्योंकि इसका मतलब इस शहर की मुख्यमंत्री को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि गरीबी अलाउ कर रखी है और गरीब पल रहे हैं। नहीं, अगर गरीबी या है, इसमें आप और मुझको सजा होनी चाहिए। अगर गरीबी की वजह से कोई चोर चोरी करता है तो गरीबी तो उसने खुद नहीं मांगी जी, उसके ऊपर थोपी गई। नहीं, इट्स ऑल सर्कमस्टेंशियल। Circumstantial? आप अकर्मण्य हैं, अशिक्षित हैं, जैसे आप काम नहीं करना चाहते हैं, वो भी आपकी गरीबी का एक कारण हो सकता है। अगर चरणजीत की रेज सर्कमस्टेंशियल है तो उस चोर की चोरी भी सर्कमस्टेंशियल है जी। हर एक क्राइम जो किया जाता है उसकी कोई ना कोई कंपल्सिव कॉजेज होते हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल हैं उस क्रिमिनल के। चलिए, हम लोग लौट करके आएंगे और बातचीत के अंतिम दौर में ये कोशिश करेंगे जानने की ये रुकेगा कैसे, आखिर इसके क्या कारण है, हम इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसको कैसे बांध सकते हैं, और ये कल्पना कि 16 बरस का बच्चा फिर दोबारा किसी का खून करेगा, इससे कैसे बचा सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद It's time for a renaissance. The Renaissance Goa Resort. It's time for a renaissance. MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the House of PP Jewelers. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बचपन में हिंसा, इस विषय पर बातचीत हो रही है। 16 साल के चरणजीत ने हत्या की और उसकी सजा हुई है उम्र कैद में। सवाल यह है कि चरणजीत और न बने, चरणजीत और हत्याएं न करे, इससे कैसे बचा जाए। ये सवाल है हमारे और आप सबके सामने। अगर आपके जहन में कुछ सुझाव है तो आप फोन उठाएं और सीधे हमसे बात करें। हमारे बीच में है डॉक्टर मधुमती सिंह और केटीएस तुलसी जी। डॉक्टर मधुमती, आप हमको ये बताएं कि ये जो है कि घर में टीचर नहीं है, मतलब स्कूल में टीचर नहीं है, घर में माँ बाप नहीं है, और एक पुराना क्या होता है, एक स्टेज में जो मैंने महसूस हो सकता है मैं गलत भी हूं, एक आदमी इंटरेक्ट करना चाहता है, एक वेंटिलेशन चाहता है, और खासतौर से 16 साल का लड़का या 18 साल का लड़का या कॉलेज में भी जाने वाला, आज का कॉलेज का लड़का तो बिल्कुल अकेला है। उस पे परिवार का प्रेशर है, उस पे फैमिली का प्रेशर है, उस पे सोसाइटी का प्रेशर, तमाम तरह के प्रेशर है। देयर इज नो वेंटिलेशन। किससे बात करें? पहले स्कूल्स में ये होता था, एक फादर फिगर टाइप कोई एक टीचर मिलता था। अभी तो टीचर भी बिल्कुल ऑमलेट हो गए हैं, फोड़ो डालो खाओ और जाओ। तो ऐसे में हम क्या करें? हाँ जी, बिल्कुल। पेरेंट्स का जो रोल है, जो हम अभी बार बार पेरेंट्स पर ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे का समाज वहां से शुरू होता है। सामाजिक जो अंडरस्टैंडिंग है स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली। और जो वेंटिलेशन की बात है या बच्चों के अपनी खुद की एक तरीके की एक एक्सप्रेशन है,
वो घर में नहीं मिल पाती है, और जब मिलती है तो वो सब चीज जायज है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, वो अपने स्कूल में गया, वहां पर कुछ अनसुनी या कोई बात हो गई, तो वहां घर जब आता है तो बाप बोलता है अच्छा वो तुम्हारी टीचर की ये मजाल, मैं जाके उसको ठीक कर दूंगा। यहां पर बच्चे की प्रोटेक्शन के चक्कर में बाप ने उसको एक इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दिया है, और वो रिस्पॉन्स क्या है कि तुम्हारी जिंदगी को कंफर्टेबल करने के लिए मैं वास्तविक जिंदगी को बदल दूंगा, दैट मीन्स रियलिटी को चेंज कर दूंगा। करना क्या चाहिए था कि आई विल लुक इनटू इट, यू हैव टू गिव द चाइल्ड द सपोर्ट, वो तो बात है, लेकिन इनअप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी माँ बाप से शुरू होती है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हम लोग हर चीज को सोचते हैं कि जायज है क्योंकि हमारा बच्चा है। डॉक्टर मधुमती, हमने इस 1 घंटे में काफी डिस्कस किया, मैं जो जानना चाह रहा हूँ रुकेगा कैसे, हाउ वी कैन कंट्रोल दैट? बाय रिवर्सिंग द प्रोसेस, वेरी सिंपल, बाय रिवर्सिंग द प्रोसेस। पहली चीज जो मैंने, आई थिंक एक शब्द मिस हो गया बीच में, हम लोग बात कर रहे थे, मिस हो गया, वो है वैल्यू सिस्टम। मैं जब वर्कशॉप्स करती हूँ पेरेंट्स को लेके, तो उनसे मैं पूछती हूँ वैल्यू सिस्टम आपके फैमिली में आपके क्या है, तो उनको समझ में नहीं आता क्या जवाब दिया जाए। वैल्यू का मतलब क्या है, क्या हमारे खुद के क्या सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, अंडरस्टैंडिंग है जिंदगी के बारे में जो हम बच्चों को दिखाते हैं अपने खुद के बिहेवियर से। तो बात बस वही है, एक ही पॉइंट है मेरे पास तो इस वक्त कहने का कि द पेरेंट्स दे हैव टू शो अ रियलिस्टिक। आप जैसे आपने बताया कि चरणजीत के बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से चरणजीत बना, लेकिन चरणजीत जो बना, Charanjit is not an individual. Charanjit is a society. That's why I am talking about the society only. You're right. So Charanjit is a manifestation of what the society is going to be like. Yes. So what I'm saying is कि जो फैक्टर्स जिसकी वजह से चरणजीत बना, और भी तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चरणजीत ना बनता, और वो फैक्टर्स क्या हैं? That is for each of us as individuals. For example, as a family, to give the right kind of value system to the child. पहली चीज तो वो मिसिंग है। सेकंड पॉइंट, हमें बड़ी ये जो जल्दबाजी की लाइफ जो हम लीड करते हैं, हर एक चीज बड़ा अग्रेसिव है, हर एक चीज बड़ा कॉम्पिटिटिव है। एक पेरेंट को, दोनों में से एक पेरेंट को पेरेंटिंग में इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। दैट पर्सन, मोस्टली इट इज द वुमन, बिकॉज वुमेन आर इनहेरेंटली होम मेकर्स। केवमैन के टाइम से लेके जब हमारे घर नहीं होते थे, तो जो औरत थी वो बच्चे पाल के और खाना बनाती थी। ये हमारा इनहेरेंट कैपेसिटी है। सो वन पेरेंट हैज टू टेक दैट रोल वेयर द पेरेंट इज इन टच विद द चाइल्ड, एंड दैट इज फ्रॉम वेयर द वैल्यू सिस्टम रियली कम फ्रॉम। तुलसी जी, आप बताएं। आप जो कह रहे हैं वो बहुत सही है। एक्चुअली क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में एक बेसिक सवाल यही उठता है कि जो भी क्रिमिनल है वो एक बीमार की तरह है, वो सोसाइटी का प्रतिबिंब है। नहीं, वो बीमार है। हाँ। जैसे किसी को अगर कोई बीमारी है तो हम उसको अस्पताल ले जाते हैं, हम उसको सजा नहीं देते हैं उसकी बीमारी की कि तुम्हें टीबी क्यों हो गया, तो उसको जेल नहीं भेजते हैं। अगर किसी को कोई टांग टूट गई है या कोई प्रॉब्लम है, और तो उसके लिए उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जाता है। तो फिजिकल सिकनेस इज नॉट रिवार्डेड विद पनिशमेंट। मेंटल सिकनेस should also not be rewarded by punishment. And jail is not an appropriate remedy. They should be sent to a reformist place. Then every criminal deserves to be dealt with in that manner, not only juveniles. Juveniles more so, but not only juveniles. इस केस में भी तो हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अलावा भी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, जिससे कि उनको रिफॉर्म किया जाता है। सेक्शन 360, 361 सीआरपीसी में भी जज उनको प्रोबेशन ऑफ गुड कॉन्डक्ट के ऊपर रिलीज करता है। बहुत सारे, जब भी जज के सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि ये आदमी सोसाइटी के लिए डेंजर नहीं है, उनको जेल नहीं भेजा जाता। तो सेंटेंसिंग पॉलिसी में ये हमेशा ध्यान रखा जाता है कि हर एक क्रिमिनल एक मेंटल सिकनेस का शिकार है, एक मेंटल परिस्थिति का शिकार है। तो उसको हम पनिश इसलिए नहीं करते हैं कि उसने कोई क्राइम किया है, हम उसको पनिश इसलिए करते हैं कि सोसाइटी को उससे प्रोटेक्शन की जरूरत है, डिटरेंट इफेक्ट। जी। तो बाकी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको जेल भेजा जा रहा है।
इसको कोई सजा देने के लिए जेल नहीं भेजा जा रहा, और जेल भी एक तरह की हमें रिफॉर्मेटिव एजेंसी ही बनानी पड़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता बन रही है। चलिए तुलसी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर मधुमती आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बीमारी कैसे रुकेगी, ये आप और हमको सोचना है, और सोचना यही है कि जीवन जो है ऑमलेट नहीं है, और जीवन में कोई शॉर्टकट भी नहीं है। तेज गति से चलते हुए इस जीवन में दुर्घटना की संभावनाएं चरणजीत के रूप में शक्ल लेकर के आएंगी। तो हल क्या है? हल आप और हम हैं। आप और हम अपने से बात करें, अपने से संवाद करें, बच्चे से संवाद करें, समाज से संवाद करें। शायद संवादहीनता जब टूटेगी तो नई कपोलें आएंगी, नए दिन खुलेंगे, नई चीजें निकल करके आएंगी, और खास तौर से चरणजीत देखने का मौका आप और हमको नहीं मिलेगा। इसमें आपकी हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोग सोमवार को मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज। घटना चक्र सह प्रायोजक